दोपहर हो चुकी थी और गर्मी में खासा इजाफा हो चुका था। मेरा अंदाजा था कि प्रदीप सेन अभी हवेली तक नहीं पहुंचा होगा और आलोक कुमार भी हवेली मुकफ्फल करके जा चुका होगा। ताहम मैंने कुंजी के लिए शहर में जाने की बजाय पहले हवेली का जायजा लेना मुनासिब समझा। मेरा ये फैसला निहायत मुनासिब साबित हुआ। मुझे हवेली के सामने प्रदीप सेन एक अजनबी के साथ अपनी जीप के करीब खड़ा दिखाई दिया। वहीं एक भारी भरकम मोटरसाइकिल भी मौजूद थी। मेरी गाड़ी को रुकते देखकर वो दोनों चौंके। इससे पहले कि मैं गाड़ी से उतरकर उन दोनों के पास जाता, प्रदीप सेन ने गुफ्तगू खत्म करके उस शख्स को रुखसत होने का इशारा दिया। प्रदीप सेन की ये गैर मामूली हरकत देखकर मैं चौंका और गैर महसूस अंदाज में लेकिन गहरी नजरों से उस अजनबी का चेहरा देखकर ज़हन नशीन कर लिया। वो शख्स फौरन ही अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से चल दिया। मैं गाड़ी से उतरा तो प्रदीप सेन ने खुशगवार लहजे में कहा, प्रणाम सुप्रू जी, कहाँ निकल गए थे सुबह सुबह? मैंने जवाबन हाथ जोड़ते हुए कहा, हवेली में अकेले बैठे बैठे तंग आ गया था। सोचा कि आसपास के इलाकों में वाक़े एक दो मंदिरों की यात्रा ही कर लूं। पहले आलोक कुमार के घर के करीब वाले वाल्मीकि महर्षि मंदिर की यात्रा की। वहां से हाईवे पर आगे वाक़े पीपली कस्बे के करीब हनुमान मंदिर की खबर मिली तो उधर निकल गया। आप बताएं कि 2 दिन से कहाँ गायब हैं? मेरी बात सुनकर उसने पुरजोश लहजे में कहा, मेरे पास आपके लिए जबरदस्त खुशखबरी है सुप्रू जी। हवेली में चले, मैं आपको बताता हूँ। सुनकर दिल बाग बाग हो जाएगा। पता नहीं ये मनूस इंसान क्या खबर देने वाला है। मैं इसी सोच में उसके पीछे हवेली की नशिस्त गाह में पहुंच गया। इस दौरान में आलोक कुमार भी हाजिर हो गया। उसने खाने का पूछा। मैं उसे हाँ में जवाब देने ही वाला था कि प्रदीप सेन ने उसे मकामी जबान में कुछ कहा। मुझे सिर्फ जीप और बक्स के अल्फाज समझ में आ सके। आलोक कुमार ताइद में सर हिलाकर फौरन ही हॉल कमरे से बाहर निकल गया। मैंने कुछ पूछने की बजाय खामोशी से इंतजार पर इक्तिफा किया। प्रदीप सेन भी फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कभी मेरे चेहरे और कभी दरवाजे की तरफ देखता रहा। कुछ ही देर के बाद आलोक कुमार एक लंबूतरा सा धाती बक्स उठाए अंदर दाखिल हुआ। प्रदीप सेन ने उसे वो बक्स सामने मेज पर रखने का हुक्म दिया। आलोक कुमार की हालत से जाहिर नहीं हो रहा था कि वो बक्स बहुत ज्यादा वजनी था। उसे खाना लेने के लिए भेजने के बाद प्रदीप सेन ने उठकर हॉल कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर जेब से एक कुंजी निकालकर निहायत ड्रामाई अंदाज में बक्स की कुंडी में लगा कुफल खोलने लगा। बिलाखिर उसने बक्स का ढक्कन खोलकर अंदर झांके बगैर मुझे पुकारा, ये देखें सुप्रू जी, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, अपना सामान खुद संभालें। मैंने उठकर उसकी हिदायत के मुताबिक बक्स में झांका। मुझे अंदर लकड़ी का एक बड़ा क्रेट और गत्ते का एक छोटा डिब्बा रखा नजर आया। मैंने पहले गत्ते का डिब्बा बाहर निकाला। मैं उसे खोलने ही वाला था कि प्रदीप सेन ने इशारे से मना किया। बोला, नहीं, मजा नहीं आएगा, लकड़ी वाला क्रेट भी निकाल लें, उसके बाद दोनों को एक साथ खोल कर देखना। मैंने उसकी फरमाइश पूरी की। मुझे लकड़ी का क्रेट अपनी जिसामत के मुकाबले में खासा भारी लगा। प्रदीप सेन का इशारा मिलते ही मैंने पहले गत्ते का डिब्बा खोला। मुझे अंदर मोमी थैलियों में दर्जन भर धाती कब्जे नुमा आलात दिखाई दिए, जिसके साथ उंगली जितनी लंबाई की नकरई सलाखें मुंसलिक थीं। हर आले को चिकनाई लगाकर जंग से महफूज किया गया था। मुझे पहचानने में जरा भी देर न लगी। मैं फौरन जॉबी क्रेट की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसका ढक्कन उठाकर देखा तो सामने कैनवस की सतह पर गहरी सुरमई रंगत के 10 धाती ग्लास तरतीब से सजे दिखाई दिए। मैंने उनमें से एक ग्लास उठाया और उसे दरमियान से मुखालिफ समत में बीच की तरफ घुमाया तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और उसके एक हिस्से में एक गहरी झुर्रियों वाला अंडा उमूदी रुख पर सजा दिखाई दिया। उसकी जिसामत मुर्गी के बड़े अंडे से लगभग दुगनी थी। अलबत्ता मैंने उसे उठाया तो उसका वजन आधा सेर भी ज्यादा महसूस हुआ। प्रदीप सेन बदस्तूर मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। मैंने अपने हाथ में मौजूद धाती अंडे का बगौर जायजा लेते हुए कहा, MK2 हैंड ग्रेनेड। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन ने एक फातिहाना कहकहा लगाया और कहा, मुझे पता था आप देखकर बहुत खुश होंगे। इन्हें खरीद कर लाने में ही तो मेरे 2 दिन सर्फ हुए हैं। बहुत भारी माल गया है, लेकिन ये इतनी उम्दा हालत में थे कि मैंने कीमत ज्यादा कम करवाने की कोशिश न की और अपनी जीप में लाद कर ले आया। मैंने उसे मजीद हवा चढ़ाने के लिए कहा, आपके इंतखाब का जवाब नहीं प्रदीप सेन जी, आपने तो वाकई दुनिया के माने हुए दस्ती बमों की खेप मुहैया कर ली है। ऐसी नादिर चीजों की कीमत नहीं देखी जाती, लेकिन आपने तो कहा था कि इन्हें मंगवाने में कम से कम 6-7 दिन लगेंगे। मेरी बात सुनकर वो हंसा। बोला, मैंने अपने जिस कारिंदे की ड्यूटी लगाई थी, इत्तेफाक से वो अपने एक रिश्तेदार के पास दस्ती बमों की भारी खेप की सुनगुन रखता था। उसका ये दूर परे का चचाजाद भाई संदीप भास्कर निजाम हैदराबाद की फौज में रिकॉर्ड कीपर था। इंडिया की फौज ने कब्जा करने के लिए हैदराबाद दक्कन पर धावा बोला और अफरा तफरी फैली तो उसने असलहा डिप्पू से दस्ती बमों की कुछ पेटियां गायब की और फौजी जीप में करनौल में अपने घर ले आया और महफूज जगह छुपा दी।
वो अपनी आलीशान खानदानी हवेली में रहता है। मैंने हत्तुल इम्कान सरसरी लहजे में कहा, ओहो, फिर तो उसने बहुत माल बनाया होगा। शायद यही चंद दस्ती बम बचे होंगे, वरना आप सारे खरीद लाते। प्रदीप सेन ने नफी में सर हिलाया। बोला, मैंने उससे इतने ही दस्ती बम मांगे थे। अगर तुम्हारी सलाह हो तो मजीद खरीद लाएंगे। मेरा ख्याल है अभी उसके पास काफी दस्ती बम मौजूद हैं। ऐसी चीजों के खरीदार बहुत कम होंगे और वो कानून की तरफ से सख्त खतरा होने के बावजूद उन्हें सस्ते दाम फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा, हम जब किंग कोठी पर हमला करने की हतमी मंसूबाबंदी कर रहे होंगे तो उस वक्त फैसला करेंगे कि हमें मजीद दस्ती बमों की जरूरत पड़ सकती है या नहीं। प्रदीप सेन ने मेरी तायद की। तभी मैंने कहा, अगर मुनासिब समझें तो ये भी बता दें कि अभी आपके साथ गुफ्तगू में मसरूफ शख्स कौन था और आपने उसे मुझसे मिलवाने की बजाय उजलत में रवाना क्यों कर दिया। मेरा सवाल सुनकर वो चौंका, फिर कदरे हिचकिचाहट के साथ कहा, दरअसल वो शख्स लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता, लेकिन आपसे कैसी राजदारी। उसका नाम जगन भास्कर है और उसी ने अपने चचाजाद भाई से इन दस्ती बमों का सौदा करवाया है। ये हाईवे के दूसरी तरफ वाक़े टोंडा पाडू गांव का रहने वाला है। इसकी 4-6 बीघा जमीन भी है, मगर असल में इसी तरह के धंधों पर इसका गुजारा है। दस्ती बमों के सौदे में भी इसने मुझसे 300 रुपए कमीशन कमाया है। अपने रिश्तेदार से भगवान जाने कितना माल ऐंठा होगा। खासा चलता पुर्जा किस्म का शख्स है। आपको देखकर डर गया था कि कहीं कोई पुलिस अफसर तो नहीं आन टपका। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, आपके होते हुए पुलिस उसका क्या बिगाड़ सकती है प्रदीप सेन जी। मुझे यकीन है गोटी में तो आपकी इजाजत के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। मैंने अपनी तरफ से हवा में तीर चलाया था, लेकिन जवाब में प्रदीप सेन ने जो फलक शगाफ कहकहा लगाया उससे मुझे लगा कि तीर निशाने पर बैठा है। उसने गुरूर आमेज लहजे में कहा, इसमें क्या शक है सुप्रू जी, अपने कदम मजबूती से जमाने के लिए ये सब जरूरी है। गोटी के थाने में ही नहीं, जूनागिरी के पुलिस चौकी में भी मेरा सिक्का चलता है। किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवा सके। ताहम अपनी मर्जी के पुलिस अफसरान लगवाने और उनको पूरी तरह काबू में रखने के लिए बहुत भारी खर्चा करना पड़ता है। मैंने कहा, इलाके में अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए ये सब तो करना पड़ता है, लेकिन जहां आपके हरीफ और बदखा भी तो होंगे, उनकी शरंगेजी से बचाव के लिए भी ये सब इंतजामात जरूरी हैं। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन ने फखरामेज मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया। बोला, मैं मिल बांट कर खाने पर यकीन रखता हूँ। यहाँ गिनती के 8-10 बड़े और दरमियाने जमींदार और 15-20 बड़े ताजिर और रईस हैं। मैंने सारे जमींदारों को साथ मिलाकर एक दूसरे के मफाद की हिफाजत करने के लिए एक अंजुमन बना रखी है, जिसका मैं सरबराह हूँ। जबकि ताजिरों और रईसों के साथ भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वैसे भी वो सब कारोबारी लोग हैं और मेरे असर रसूख के पेश नजर अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी मुखालिफत उन्हें महंगी पड़ सकती है। मैंने कहा, आप यकीनन यहाँ की सियासत में भी अमल दखल रखते होंगे। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं 6 माह तक गोटी शहर की नगर पालिका यानी मुतल्लिका काउंसिल का प्रधान रह चुका हूँ। फिर मैंने अपनी जगह अपने खास आदमी मधुर बंधारकर को प्रधान बना दिया, लेकिन असल में अब भी यहाँ मेरा ही हुक्म चलता है। मैंने कहा, आपने वो ओहदा क्यों छोड़ दिया प्रदीप जी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया। बोला, क्योंकि ये सियासी ओहदा मेरे मर्तबे से कमतर था। अब मैं आने वाले इंतखाबात में रियासती असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी कोशिश है कि मुझे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया जाए। उसके बाद मेरी फतह यकीनी हो जाएगी। मैंने इस सरसरी लहजे में पूछा, यहाँ का मौजूदा मेंबर रियासती असम्बली कौन है। मेरी बात सुनकर उसने नाक चढ़ाई। बोला, अशोक सुंदरम। वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इलाकाई सदर है। उसकी सियासी पोजीशन काफी अच्छी है, मगर वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार से नहीं जीत सकता। मैंने हस्बे आदत अपने मतलब की ये मालूमात भी जहन नशीन कर ली। इस दौरान मैं आलोक कुमार खाना ले आया। पेट भरने के बाद प्रदीप सेन ने दस्ती बम्मों वाला धाती बक्स एक बार फिर अपनी जीप में रखवा दिया और हम दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हो गए। गोटी से निकलकर लगभग 6 मील का फासला तय करने के बाद प्रदीप सेन ने बाएं तरफ निकलने वाली एक सड़क पर अपनी जीप मोड़ ली। मैंने भी उसकी पैरवी की। ये सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी, अलबत्ता बिल्कुल हमवार थी, जैसे कुछ ही अरसा पहले तामीर करवाई गई हो। अब मेरे लिए समझना मुश्किल न था कि ये लगभग खालिस जाती सड़क प्रदीप सेन ने नगर पालिका के सरबराह की हैसियत से सरकारी वसाइल का बेजा इस्तेमाल करते हुए बनवाई होगी। मुझे बखूबी अंदाजा था कि वो बिलाशुबा उस इलाके में बेपनाह ताकत रखता है। रियासती असम्बली का मेंबर बनने के बाद तो ये यहाँ का बेताज बादशाह बनकर नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा।
मेरे अंदाजे से कहीं पहले ही सुनीता भवन की फसील नुमा चार दीवारी दिखाई देने लगी। साफ जाहिर था कि जूनागिरी की तरफ से आने वाले रास्ते के मुकाबले में उस सड़क वाला रास्ता बहुत मुख्तसर है। प्रदीप सेन की जीप अभी सुनीता भवन से फरलांग भर के फासले पर थी कि बड़े फाटक के दोनों तरफ बनी बुर्जियों में मौजूद उसके कारिंदों ने उसे देखकर फाटक खोल दिया। मैंने देखा उन दोनों ने पंप एक्शन शॉटगन शानों से लटका रखी है। मैं प्रदीप सेन की जीप के पीछे पीछे अपनी गाड़ी फाटक के अंदर ले गया। मैंने देखा कि यही सड़क कदरे बल खाती आगे बढ़ रही है और उसके दोनों तरफ मेहंदी की घनी बाढ़ चल रही है और उस बाढ़ के पार उजड़ा उजड़ा सा सब्जाजार दिखाई दे रहा है। लगभग 1.5 फरलांग आगे बढ़ने के बाद प्रदीप सेन की जीप एक 3 मंजिला इमारत के मरकजी दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। उस दरवाजे के दोनों तरफ कम ज्यादा फासले से कई और दरवाजे भी दिखाई दे रहे थे। मैंने गाड़ी जीप के पास ले जाकर रोकी तो प्रदीप सेन ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है मेरा ठिकाना सुनीता भवन सुप्रूजी। मैंने गहरी नजरों से जायजा लेकर उस इमारत की तारीफ की। हालांकि उसकी बनावट में खूबसूरती का फुकतान था। कसीर मंजिला होने के बावजूद उसके सामने वाले हिस्से में बमुश्किल 4-6 खिड़कियां थीं, जिससे जाहिर हो रहा था कि उसकी तीनों मंजिलों को हवादार और रोशन बनाने पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। सामने के बड़े और छोटे दरवाजों से भी फनकाराना तराश खराश की बजाय सिर्फ मजबूती जाहिर हो रही थी। इसकी वजह समझना भी मुश्किल न था। बनावट के एतबार से मजबूत दिखाई देने वाली ये इमारत किसी जमाने में गालिबन चावल साफ करने के कारखाने के दफ्तर और गोदाम वगैरह के तौर पर इस्तेमाल होती होगी। हो सकता है ये मुकीम छोटे अफसरों और कारकुनों के लिए सकूनत गाह के तौर पर भी इस्तेमाल हो, इसलिए उसे देखने में दिलकश और रहने में पुरा साइश बनाने में मालिकान को क्या दिलचस्पी रही होगी। अलबत्ता प्रदीप सेन ने उसे अपने ऐशो आराम का मरकज बनाने के लिए जरूर पैसा लगाया होगा। प्रदीप सेन के एक मुसल्लह कारिंदे ने अंदर से बड़ा दरवाजा खोला और हम दोनों हवेली में दाखिल हुए तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मेरे सामने एक कुशादा बरामदा नुमा जगह थी जिसके 3 अतराफ 3-3 दरवाजे दिखाई दे रहे थे, जबकि ऐन सामने एक सपाट दीवार थी जिसके वस्त में मुझे एक बड़ा सा भारी भरकम दरवाजा दिखाई दिया जो उस वक्त मुकफ्फल था। उस खुली जगह को वस्त में कालीन बिछाकर और उस पर अंग्रेजों के स्टाइल के सोफे बिछाकर नशिस्त गाह की शक्ल दी गई थी। सोफों के सामने जदीद तर्ज की ऊंची नीची मेजें सजी थी। उस जगह की घुटन और गर्मी कम करने के लिए छत पर 24 बाजुओं वाले 4 पंखे नस्ब थे। प्रदीप सेन वहां ठहरने की बजाय मुझे साथ लेकर सामने दाएं कोने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा और कुंजियों के गुच्छे में से एक नुमाया करके अपने कारिंदे के हवाले की। उसने दरवाजे पर भारी भरकम कुफल खोलकर कुंजियों का गुच्छा प्रदीप सेन को लौटाया और कमरे के कुमकुमे रोशन कर दिए। मेरे सामने एक निहायत पुरासाइश और आरामदेह ख्वाबगाह मौजूद थी जिसके एक गोशे को फर्शी नशिस्तगाह की शक्ल दी गई थी। प्रदीप सेन ने कमरे का एयर कंडीशनर चलाते हुए अपने कारिंदे को राजशेखर और दुर्गादास को भेजने की हिदायत की। उसके जुमले में जूनागिरी शामिल था, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि यह शख्स उस वक्त कस्बे में गया हुआ है। प्रदीप सेन ने अपने कारिंदे को रुखसत होने की इजाजत देने के बाद मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी। बोला, हमें शाम की चाय तो नहीं मिल पाएगी सुप्रू जी, हमारा बावर्ची दुर्गादास खाने पीने के सामान की खरीदारी के लिए बाजार गया हुआ है और उसके हेल्पर के हाथ की चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, 3-4 घंटों में अच्छा सा खाना मिल जाएगा, बस काफी है। प्रदीप सेन ने कैकहा लगाकर कहा, फिक्र न करें सुप्रू जी, दुर्गादास बहुत फर्ज शिनास बंदा है, रात के खाने की तैयारी मुकम्मल करके कस्बे की तरफ गया होगा। वैसे भी सिर्फ हम 2 भूखे उसका इंतजार थोड़ी कर रहे हैं, उसे कम से कम 20 लोगों का पेट भरना है। वो कसरत के बाद थके हारे भूखे प्यासे सुनीता भवन वापस आए होंगे। ज्यादा देर की तो मेरे कारिंदे खुद उसे कच्चा खा जाएंगे। वो इस जुमलेबाजी के जरिए मुझे हंसाने का ख्वाहिशमंद था, लिहाजा मैंने कैकहा लगाकर उसे खुश कर दिया। लगभग 10 मिनट के बाद एक दराज कामत, गठीले जिस्म और सांवली रंगत वाला शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 40 साल के आसपास रही होगी। उसने निहायत आजिजी के साथ पहले प्रदीप सेन को और फिर मुझे प्रणाम किया। प्रदीप सेन ने तेलुगु जबान में गालिबन ये पूछा कि वो कहाँ था और उसने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। नौवारिद ने सिर्फ एक जुमले में जवाब दिया। प्रदीप सेन ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, ये राजशेखर है, सुनीता भवन का मैनेजर और मेरे सारे कारिंदों का लीडर। यहाँ के सब मामलात यही संभालता है, बल्कि यूं कह लें कि इसने मुझे सुनीता भवन की तरफ से बेफिक्र कर रखा है। प्रदीप सेन की बातों से लग रहा था कि वो उस शख्स पर मुकम्मल यकीन रखता है। मैंने बगौर राजशेखर का जायजा लेकर उसकी शख्सियत का मीजान करना चाहा। वो खासा घाघ शख्स महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में एक मखसूस चमक थी जो मैंने उमूमन खतरनाक मुजरिमों की आंखों में देखी थी। जाहिर है प्रदीप सेन जैसे शैतान सिफत शख्स ने किसी शरीफुन नफ्स इंसान को अपना दस्तराज थोड़ी बनाया होगा।
मुझे लगा कि इस दौरान में वो खुद भी मुझे नजरों ही नजरों में जांचने तोलने की कोशिश कर रहा है। तभी प्रदीप सेन ने अपने मैनेजर को कहा, राज, ये वही सुप्रू जी हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें तफसील से बता चुका हूँ। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, सुप्रू जी, वैसे तो राजशेखर बेशुमार गुण रखता है, लेकिन मेरा ख्याल है आपके लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी की बात यह है कि राजशेखर वस्ती हिंदुस्तान की जेलों में कई साल गुजारने की वजह से हिंदी बोलने का माहिर है और इसने अपने मातहतों को भी अच्छी खासी हिंदी सिखा दी है। मैंने निहायत पुरजोश लहजे में कहा, ये तो वाकई मेरे लिए जबरदस्त खुशखबरी है और मेरे लिए आपके लड़ाकों को तरबियत देना काफी आसान हो जाएगा। फिर मैं हिंदी जबान में राजशेखर से मुखातिब हुआ, कहा, मैं बता नहीं सकता कि तुमसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई है। प्रदीप कुमार खुशकिस्मत हैं कि आप जैसा काम का बंदा उनके पास मौजूद है। मैंने यकलख्त राजशेखर के चेहरे के तासुरात बदलते देखे। उसने काफी पुरजोश दोस्ताना लहजे में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रू जी। प्रदीप सेन ने आपके बारे में जो कुछ बताया है उसकी रोशनी में मेरे दिल में भी आपसे मिलने का बहुत शौक पैदा हो गया था। खुदा जाने प्रदीप सेन हमारी बातें किस हद तक समझ पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो हम दोनों को दोस्ताना अंदाज में बातें करते देखकर खुश हो रहा है। मैंने राजशेखर को मजीद हवा में चढ़ाते हुए कहा, प्रदीप सेन जी ने मुझे अपने कारिंदों को कमांडो ट्रेनिंग देने को कहा था, तो मैं कबूल करते हुए हिचकिचा रहा था कि भगवान जाने कैसे कैसे अनाड़ियों से पाला पड़ेगा, लेकिन तुम्हें देखकर दिल को तसल्ली मिली है। तुम तो देखने में ही तरबियत याफ्ता कमांडो लगते हो, बल्कि मेरा ख्याल है मुझे भी कुछ नया सिखा दोगे। मेरी बात सुनकर राजशेखर की खुशी से बातें खिल गईं। उसने गर्मजोशी से मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरी जिम्मेदारियों में भरपूर तरीके से हाथ बटाने का वादा किया। उसने गालिबन प्रदीप सेन को हमारी बाहमी गुफ्तगू का खुलासा सुनाया था। फिर वो सुबह तफसीली मुलाकात का कहकर वहां से चला गया। प्रदीप सेन ने अपनी ख्वाबगाह के साथ वाले कमरे का कुफल खोलकर मुझे उसे अपना मस्कन बनाने की पेशकश की। बोला, लेकिन आप चाहें तो मेरे कमरे में भी अपना ठिकाना बना सकते हैं। मैं सुनीता भवन में अपने उन मशागिल से गुरेज करता हूँ। उसने अपना आखिरी जुमला मुकम्मल करते हुए खबीसाना अंदाज में दाईं आंख दबाई। मैंने फौरन कहा, लेकिन मुझे देसी बदेसी शराबों का जखीरा तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। उसने ढिठाई से कहकहा लगाते हुए कहा, उन हरकतों से गुरेज की कोई मजहबी वजह थोड़ी है। मैं तो ये जगह अपनी माँ के नाम से मंसूब होने की वजह से इन सरगर्मियों से परहेज करता हूँ। शराब तो मैं अपनी माँ की जिंदगी में उसके सामने भी पीता था। मैंने कहा, तो फिर मैं भी आपकी माँ सुनीता देवी के एहतराम में अपने यहाँ कयाम के दौरान शराब पीने से तौबा करता हूँ। वैसे भी मैं जिस मुशक्कत भरे तर्ज जिंदगी का आगाज कर रहा हूँ उसमें शराब जैसी अय्याशी की वैसे भी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। उसके बाद मैंने यकलख्त संजीदा लहजा इख्तियार करते हुए कहा, प्रदीप सेन जी, मेरी दरखास्त है कि कल सुबह आप मेरी मौजूदगी में राजशेखर समेत अपने सारे कारिंदों से खिताब करें। आपको उन पर वाज़े करना है कि उन्हें पसंद आए या ना आए, उन्हें मेरी हर हिदायत पर हर्फ ब हर्फ अमल करना है, क्योंकि इस तरबियत के दौरान में उन्हें कड़ी आजमाइशों और मुशक्कतों से गुजरना पड़ेगा, जिनमें से बहुत सी उन्हें नाकाबिल बर्दाश्त लगेंगी। हो सकता है मुझे उनकी नाकिस कारकर्दगी या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर अलामती सजाएं भी देनी पड़े, लेकिन एक औसत दर्जे का कमांडो बनने के लिए भी ये सब लाजमी है। मुझे भी इब्तिदा में वो सब अजाब लगता था, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में आदत पड़ गई और फिर अपनी जिस्मानी ताकत और बर्दाश्त की हद आजमाने में मजा आने लगा। प्रदीप सेन मेरी बातें गौर से सुन रहा था। उसने मजबूत लहजे में कहा, आप फिक्र न करें, मैं राजशेखर के जरिए इन सब को पहले ही जहनी तौर पर अलर्ट कर चुका हूँ। ताहम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कल फिर इनसे खिताब करूंगा। आप फिक्र न करें, राजशेखर समेत इनमें से कोई आपके किसी हुक्म के जवाब में चूं भी नहीं करेगा, न ही अपने किसी कसूर पर मिलने वाली सजा पर मनफी रद्द अमल का इजहार करेगा। उसने अचानक कोई ख्याल जहन में आने पर अपनी बात दरमियान में रोककर अपने मखसूस अंदाज में कहकहा लगाया और फिर शरारत भरे लहजे में कहा, यहाँ एक बात और बता दूं सुप्रू जी, इनकी इस फर्मा बरदारी की वजह इनकी शराफत या मुझसे मोहब्बत और एहतराम का जज्बा नहीं, बल्कि भारी तनख्वाह और मिशन में कामयाबी के नतीजे में नसीब संवरने का लालच है। वरना हकीकत ये है कि ये सब छटे हुए गुंडे और बदमाश हैं। राजशेखर तो खैर कई रियासतों में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाला इश्तिहारी है, ये बाकी सब भी कई बार के सजा याफ्ता लुटेरे हैं, बल्कि इनमें से 2-3 तो दौराने वारदात कत्ल भी कर चुके हैं। मैंने बड़ी मेहनत से इन्हें यकजा किया है और इन पर भारी रकम खर्च कर रहा हूँ। ये यहाँ मुफ्त में मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं और बारी बारी कस्बे में जाकर मौज उड़ाते हैं। मैंने कहा, मुझे इनकी अय्याशियों पर कोई एतराज नहीं, लेकिन आप इन्हें बता दें कि आइंदा ये सब एतदाल में रहकर होगा। प्रदीप सेन ने कहा, ठीक है, मैं इन्हें वार्निंग दे दूंगा कि आइंदा आपकी इजाजत के बगैर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, इन्हें साथ ही ये भी तसल्ली दे देना कि ये सब पाबंदियां मुख्तसर अरसे के लिए हैं
तरबियत मुकम्मल होते ही हम अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। उसके बाद वो अपने अपने खजाने के साथ जी भर के अय्याशियां करने के लिए आजाद होंगे। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन खुश हो गया और मेरा पैगाम अपने कारिंदों तक पहुंचाने का वादा किया। कुछ ही देर में प्रदीप सेन का चहीता बावर्ची दुर्गादास अपने मुआवन चरण अर्जुना के साथ कई तरह के खानों समेत हाजिर हो गया। उसने निहायत न्याजमंदी से प्रदीप सेन को प्रणाम किया और मेरा भी खंदा पेशानी से खैर मकदम किया। वो मकामी लहजे में लेकिन खासी मुनासिब हिंदी बोल लेता था। वो बकरे के भुने गोश्त का सालन भी लाया था। मैंने सब्जी और दालों के साथ चटनी और अचार पर इक्तिफा किया। अलबत्ता प्रदीप सेन ने गोश्त पर ज्यादा हाथ साफ किया। दुर्गादास खाने के दौरान में वहीं मौजूद रहा। वो मौका ढूंढ कर मुसलसल प्रदीप सेन की चापलूसी करता रहा और जवाब में शाबाशी वसूल करता रहा। मैं इस दौरान में अंदाजा लगा चुका था कि दुर्गादास किस कदर चलता पुर्जा किस्म का शख्स है। प्रदीप सेन की खुशामद पसंदी से भरपूर फायदा उठाकर वो रफ्ता रफ्ता उसकी नाक का बाल बन चुका था और उसकी इस कमजोरी से भरपूर फायदा उठाता था। मैं ऐसे हर शख्स को पहली फुर्सत में अपना हलीफ बनाने की देरीना हिकमत अमली पर फौरन अमल पैरा हो गया। मैंने दुर्गादास के बनाए खानों की दिल खोल कर तारीफ की और खाने के बाद उसे 10 रुपया बतौर इनाम पेश किया। नोट पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने निहायत वालेहाना अंदाज में मेरा शुक्रिया अदा किया। मुझे खदशा था कि कहीं दुर्गादास को नकद इनाम पेश करना प्रदीप सेन को नागवार न गुजरे, लेकिन वो मुझे फखर से मुस्कुराता दिखाई दिया। बोला, ये कोई आम बावर्ची नहीं है, बल्कि 11 साल तक महबूब नगर के एक रईस खानदान की खिदमत कर चुका है। ये तो नवाबों के मखसूस खाने बनाना भी जानता है। मैंने कहा, खाने बनाने का तो मुझे भी काफी शौक है, लगता है मुझे दुर्गादास की शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। प्रदीप सेन ने कहा, हाँ जरूर, इसका बावर्ची खाना तो यहीं बना हुआ है, आप खाना बनाने के वक्त उधर चले जाया करें। दुर्गादास को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही थी, अलबत्ता इतना अंदाजा जरूर था कि हम दोनों उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। वो हवन्नक बना हम दोनों की शक्लें देख रहा था। मैंने उसकी उलझन दूर करने के लिए हिंदी में बताया कि हम क्या कह रहे हैं। उसने खुश होकर कहा, मुझे आपको खाना पकाना सिखाने में बहुत खुशी होगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैंने हैरान होकर पूछा, कौन सी शर्त दुर्गादास? उसने कहा, वो शर्त यह है कि जिस तरह मैं आपको खाना पकाने में माहिर बना दूंगा, आप मुझे अंग्रेजी समझना और फरफर बोलना सिखाएंगे। मैंने फौरन हामी भर ली। प्रदीप सेन हमारी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मेरे और दुर्गादास के दरमियान क्या समझौता तय पाया है। ये सुनकर वो खुश हुआ, लेकिन साथ ही कुछ तासुफ के साथ कहा, मुझे भी हिंदी सीखना चाहिए, काश ये बात पहले मेरी समझ में आती। असल में बंगाली, तेलुगु और इंग्लिश जबान से मेरा काम बखूबी चल जाता है। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा, इतने पछतावे की जरूरत नहीं है प्रदीप सेन बाबू, मैं आपको सिखाऊंगा हिंदी। मुझे यकीन है कि मेरे रुखसत होने तक अच्छी खासी हिंदी समझने लगेंगे और गुजारे लायक बोलने के काबिल भी हो जाएंगे। मेरी ये पेशकश उसने भरपूर जोश व खरोश के साथ कबूल कर ली। बोला, तो बस आज और अभी से मुझे हिंदी सिखाना शुरू कर दें। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, दुर्गादास ने मेरे उस्ताद बनने के लिए एक शर्त लगाई थी, आपको भी मेरी एक फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। प्रदीप सेन ने चौंक कर कहा, कौन सी फरमाइश? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मुझे जागीर से शहर आने के बाद से घोड़े प्रीतम की सवारी बहुत याद आ रही है। मेहरबानी करके उसे यहाँ मंगवा दें, और चूंकि वो अपने भाई के बगैर उदास हो जाएगा, लिहाजा बेहतर है कि शिवम को भी साथ ही बुलवा लिया जाए। यहाँ उनकी भाग दौड़ के लिए जगह की कोई कमी नहीं। प्रदीप सेन ने कदरे जज्बाती लहजे में कहा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है सुप्रू जी। मैं खुद अपने लाडलों की कमी महसूस कर रहा हूँ। वो दोनों भी यहाँ से बहुत मानूस हैं, बस इस बार उन्हें यहाँ मंगवाने का अभी तक ख्याल नहीं आया था। मैं चेतन को पैगाम भिजवा देता हूँ कि दोनों को यहाँ छोड़ जाए। उनकी देखभाल और खाने पीने का तो यहाँ के अस्तबल में पहले ही बेहतरीन बंदोबस्त मौजूद है। खाने से फारिग होकर हम दोनों अगले रोज से तरबियत के पहले मरहले के बारे में बातें करते रहे।